कल यूपी के 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को रामपुर, मैनपुरी और खतौली का बाजीगर कौन होगा, ये साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी में सरगर्मी बढ़ चुकी है। नतीजे आने से एक दिन पहले अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पहुंचे और तीनों सीटों पर आने वाले नतीजों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। बैठक के बाद सपा नेता मनोज पांडे ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर पुलिस की मदद से खास धर्म के मतदाताओं को वोटिंग करने से रोकने का आरोप लगाया। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कि बुजुर्ग लोग वोट डालने जा रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनसे उनके वोटर लिस्ट को, वोटर पर्ची को मांग रहे हैं, उनके आधार कार्ड को मांग रहे हैं। मनोज पांडे ने खासकर रामपुर में पुलिस की कथित ज्यादतियों का जिक्र किया और पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। नाम और जात और धर्म देखते हुए उनको लाठियों से इसलिए मारा गया कि वो घर से निकलकर वोट डालने क्यों आए। दरअसल वोटिंग से पहले भी सपा के नेता लगातार पुलिस पर सवाल उठाते रहे। जाहिर है नतीजा आने तक पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी रहेगा। लेकिन वोटिंग के बाद भी सपा कई इशारे करती है। कल दोपहर तक उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत के अपने अपने दावे भर रहे हैं। नतीजों से पहले सपा का ईवीएम राग जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, जब जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए 2009 में ही समाप्त कर दिया तो उनकी विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। अखिलेश के ट्वीट पर भाजपा ने भी जोरदार प्रहार किया। दोनों सीटें बीजेपी, खतौली, रामपुर और मैनपुरी की लोकसभा सीट बड़े अंतर से चुनाव जीते। उपचुनाव की तीनों सीटों पर भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया है। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अखिलेश के ट्वीट को हार का डर बताया है। 2012 में जब फुल फ्लैश जीत करके आए तब ईवीएम ठीक थी। 2017 में हार गए तो ईवीएम खराब थी। 2022 में हार गए तो ईवीएम खराब थी। तो जहां वो जीत जाए वहां ईवीएम ठीक है, जहां वो हार जाए वहां पर ईवीएम खराब है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर उपचुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। दोपहर तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, जिसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उपचुनाव के नतीजों से पहले सपा और भाजपा में तलवारें खिंच चुकी हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर के तल्ख बयानों ने सियासत की तासीर को और गरमा दिया है। 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त प्रहार किया और कहा कि आज सपा की जो संख्या विधानसभा में दिख रही हो उनकी पार्टी के कारण ही है। कौन सा काम कर दिया, धीरे धीरे 6 साल से तो सत्ता से बाहर हैं। पिछली बार 47 इतना काम किया था, 5 साल की 47 रह गए। राजभर ने सपा के ईवीएम राग पर निशाना साधा और कहा कि ईवीएम घोटाला हुआ तो 125 सीटों पर क्यों नहीं हुआ। अखिलेश जी आरोप लगाते थे कि ईवीएम की घोटाला हो गया। ठीक है, ईवीएम घोटाला हो गया तो 125 सीटों पे ईवीएम घोटाला क्यों नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके। उन्होंने रामपुर लोकसभा गोला उपचुनाव के हार का हवाला देते हुए कहा कि उन चुनाव में अखिलेश नहीं गए, लेकिन जब पत्नी खड़ी हुई तो खुद मैदान में डट गए। भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लड़ा, वहाँ तो नहीं निकले, गढ़ चला गया। रामपुर गढ़ था, नहीं गए, चला गया। गोला नहीं गए, चला गया। और वहाँ पत्नी चुनाव लड़ रही थी, डिम्पल यादव जी, तो मजबूरी थी निकलना। जाहिर है राजभर की मौजूदा राजनीति का फलसफा भाजपा के नजदीक ज्यादा नजर आ रहा है। करीब 12 घंटे के बाद यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। ईवीएम के खुलते ही उम्मीदवारों की किस्मत तय हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा चुनाव में विरासत की जंग है। रामपुर में आजम खान के गढ़ की चुनौती है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 24 की जंग से पहले बड़ा संदेश देने वाले हैं। लिहाजा मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मैनपुरी में ईवीएम को आगरा रोड स्थित नवीन मंडी में रखा गया है। चारों तरफ पुलिस की पहरेदारी है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईवीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा में रखा गया है। उधर रामपुर और मुजफ्फरनगर के खतौली में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। ईवीएम को कड़ी निगरानी में रखा गया है। मतगणना स्थल पर पुलिस, पीएसी और बीएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। किस तरीके से आप देखिए, पुलिस और पीएसी के जवान पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं। वहीं मतगणना को लेकर एबीपी गंगा के रिपोर्टर भी मैनपुरी, रामपुर और खतौली में मौजूद हैं। काउंटिंग सेंटर से लेकर राजनीति के गलियारों की हर तस्वीर एबीपी गंगा पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। कल सुबह 6 बजे से एबीपी गंगा पर लगातार मतगणना पर महा कवरेज है। सबसे तेज नतीजे मतलब एबीपी गंगा। और चलिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स आज लखनऊ में थी, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से अभिभूत मेलिंडा गेट्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की सराहना की। साथ ही यूपी में पोषण मिशन की सफलता पर चर्चा करते हुए महिला स्वयंसेवी समूहों की भूमिका को सराहा। मुलाकात के बाद मेलिंडा गेट्स का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कोविड प्रबंधन और इंसेफेलाइटिस पर यूपी सरकार की तारीफ की। कोरोना और इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण के लिए यूपी ने जैसा काम किया है वो एक अनुकरणीय मॉडल है। इतनी बड़ी और सघन आबादी के बीच वैक्सीनेशन का जैसा काम हुआ, उससे दुनिया को सीखना चाहिए। के द्वारा पूरा उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा का डेटा बनाया गया है। तो हमारी आपस में बातचीत हुई है। मैंने कहा कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, माननीय विधायकों को कैसे उसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से जितना जनप्रतिनिधि जुड़ा हुआ होता है, शायद अन्य कोई व्यक्ति उतना जुड़ा हुआ नहीं होता। इसके पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मेलिंडा गेट्स को यूपी विधानसभा दिखाई, गलियारे में तस्वीरों को देखा और अंदर कैसे कार्रवाई होती है इसे विस्तार से बताया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी फिलहाल जेल में हैं, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला कानपुर में भाजपा नेता अनुभव चक की शिकायत पर किया गया है, जिसके बाद कमिश्नर बीपी जोगदंड ने कार्रवाई की बात कही है। मरीजों की जान गई थी, उनकी जान के कारक को दंडित करने की आवश्यकता है। इस वजह से मैं जांच दोबारा रीओपन करवाने की मांग को लेकर आज कानपुर पुलिस आयुक्त के पास आया हूं। उस घटनाओं के कारण या उन घटनाओं के बाद जो भय व्याप्त है, जो अन्याय हुआ है, उसका जिक्र किया गया है। दरअसल मामला 2014 में हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड का है। 2014 के इस मामले की दोबारा जांच की मांग की गई है। फिलहाल इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी जेल में बंद हैं। दोनों भाइयों पर जाजमऊ में बुजुर्ग महिला का घर जलाने और धमकाने का आरोप है। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इरफान सोलंकी को फंसाने की साजिश रची जा रही है। पर देख लीजिए, आज तक उसमें कोई गवाह नहीं है जिसने देखा हो इरफान सोलंकी वहाँ पर थे या नहीं थे। सपा विधायक के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने के बाद शिकायतों की झड़ी लग गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंसारी एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। ईडी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने अफशान अंसारी को रिमाइंडर नोटिस भेजा है। ईडी ने ये नोटिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज कराने के लिए भेजा है। पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अफशान अंसारी ईडी दफ्तर नहीं पहुंची, जिसके बाद अब अफशान अंसारी को रिमाइंडर नोटिस भेजा गया है। दूसरे नोटिस के बाद भी अगर ईडी के दफ्तर पर अफशान अंसारी नहीं पहुंची तो ईडी अफशान अंसारी की गिरफ्तारी भी कर सकती है। ईडी मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी समेत परिवार के कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने अब रिमाइंडर नोटिस जारी किया है और ईडी के सूत्रों का दावा है कि अगर अफशान अंसारी इस बार भी बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचती हैं तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। मुख्तार के परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज की एक दुल्हन जिनका आज ही निकाह होना है, उन्हें सीएम योगी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रयागराज में धूमनगंज इलाके में नई बनी सड़क की कहानी बहुत अनोखी है। दरअसल संगम नगरी की बेटी नुकुश फातिमा ने ट्वीट कर सीएम योगी से अपने निकाह में आने का निमंत्रण दिया था और गंदगी हटाने और सड़क बनाने की अपील की थी। नुकुश फातिमा की खबर पर एबीपी गंगा पर दिखाए जाने के बाद इस पर एक्शन हुआ। प्रशासन ने नुकुश फातिमा की शादी से पहले उनके घर के सामने लगभग 200 मीटर की खराब सड़क बनवा दी है। गंदगी भी साफ कर दी गई ताकि शादी में आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 2 दिन पहले ही नुकुश के परिवार को सरकारी अधिकारियों को फोन आया। अफसरों की टीम उनके घर पहुंची, तुरंत मुआयना हुआ और रातों रात पक्की सड़क बना दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के बाद प्रयागराज के सरकारी अमले ने नुकुश फातिमा के घर के बाहर की खराब पड़ी जो सड़क थी उसको ठीक करा दिया है। दुल्हन का परिवार सड़क बनाए जाने से बेहद खुश है और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहा है। उन्होंने बेटी का पत्र का संज्ञान लेते हुए आदेश किया होगा और रातों रात हमारी सड़क बनी, उसका दिल से आभार। दुल्हन के परिवार वालों को पूरी उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।